जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल फ्रेंड्स। आज हम देखने वाले हैं 5 फरवरी 2022 के करंट अफेयर। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए स्टार्ट करते हैं 5 फरवरी के करंट अफेयर्स। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कितनी नई वंदे भारत दौड़ाने की घोषणा की है? ठीक है ना, आम बजट में नई वंदे भारत जो ट्रेन है उसको दौड़ाई जाएगी और नई वंदे भारत जो ट्रेन्स होंगी वो आएंगी। तो कितनी है टोटल, वो कितनी बोली गई है आम बजट के अंदर? ऑप्शन ए 400। तो 400 की बात बोली गई है कि आने वाले समय में हम 400 नई वंदे भारत आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, जिसमें से 88 जो है फिलहाल एक साल का लक्ष्य रखा गया है, जिसके अंदर 88 वंदे भारत ट्रेन नई पटरियों पे दौड़ने लग जाएगी। फ्रेंड, इसका जो आप रूप देख सकते हो ये कुछ इस तरीके की आपने देखी होगी। अब बहुत ही, मैं बोलूँ तो बहुत, जैसे आपने मेट्रो वगैरह या देखी होंगी तो उसी के रूप पे ये ट्रेन बनाई गई है। काफ़ी कंफर्ट है और काफ़ी लग्जरी ट्रेन टाइप में देखने को लगती है। जैसे आपने कभी फॉरेन कंट्रीज़ में देखी होंगी इस तरह की ट्रेन चलती हुई, ये उनमें से ही एक है। बहुत ही लग्जरी टाइप और बहुत ही कंफर्ट ये ट्रेन है। ठीक है, इसमें ये सफ़र बहुत ही आरामदायक हो जाता है। तो इस तरीके की ट्रेन हमारे देश के अंदर कुछ जो राज्य होंगे जिनमें मेन जो मुख्य फोकस पे रहेंगे राज्य, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और जम्मू कश्मीर को ये ट्रेन से जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो आने वाले समय में आपको वंदे भारत ट्रेन दौड़ती दिखेगी। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और क्योंकि भारत सरकार का मेन फोकस ही है कि ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्टिविटी पे फोकस किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेन या पटरियों को दूर दराज तक पहुंचाया जाए ताकि लोगों की कनेक्टिविटी और जो भी छोटे मोटे जो भी गांव हैं उन सब की कनेक्टिविटी बड़े शहरों से हो सके। ठीक है, जितनी ज़्यादा कनेक्टिविटी हो सकेगी उतना ज़्यादा ही हम अपने ग्रोथ कर सकेंगे, उतने ज़्यादा हम अपने प्रोडक्ट को, अपने माल को दूर दराज से पहुंचा सकते हैं, वहाँ से ला भी सकते हैं। तो इस सरकार का, या बोलूँ तो मेन फोकस ही मेट्रो या कनेक्टिविटी पे बहुत ज़्यादा फोकस है। ट्रेन की पटरियों को बिछाना और इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करके चलना है। ठीक है, जिसमें से वंदे भारत अब का एक नया प्रोजेक्ट जो 400 वंदे भारत ट्रेन दौड़ाई जाएंगी दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और जम्मू कश्मीर के लिए नई। ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड। भारतीय ओपनर केएल राहुल T20 बल्लेबाज की रैंकिंग में कौन से स्थान पे है? तो फ्रेंड, आईसीसी T20 ने नई रैंकिंग लॉन्च जारी की है 2022 की, जिसके अंदर भारतीय बल्लेबाज के राहुल ने जगह बनाई है। तो वो कौन से स्थान पे जगह बनाई है फ्रेंड्स? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, फोर्थ, चौथे स्थान पर। ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। चौथे स्थान पर भारतीय बल्लेबाज केएल राहुल ने जगह बनाई है आईसीसी T20 के अंदर। बाकी अगर ये लिस्ट देखोगे तो पहले पे आप देख रहे होंगे बाबर आजम जो पाकिस्तान के 805 रैंक के साथ। ठीक है, वहीं पे मोहम्मद रिजवान जो वो भी पाकिस्तान के 798, और यहीं चौथे स्थान पे लोकेश राहुल ने यहाँ पे जगह बनाई है। ठीक है ना, केएल राहुल ने जो यहाँ पे जगह बनाई है 729 रैंक के साथ। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, और विराट कोहली इस टाइम 10वें नंबर पे जा चुके हैं। ठीक है, जब से उन्होंने कप्तानी छोड़ी है और वो हारे हैं तब से बहुत ही ज़्यादा उनकी परफॉर्मेंस में गिरावट आई है। तो ये अभी ये 10वें नंबर पे आ चुके हैं। बाकी ये टॉप 4 आपको दिख रहे होंगे जिसमें केएल राहुल हमारे टॉप 4 में हैंगे। ठीक है, अगर हम केएल राहुल की बात करें, ऑस्ट्रेलिया बनाम भारत मेलबर्न दिसंबर 2030 26 दिसंबर को उन्होंने अपना डेब्यू किया था ऑस्ट्रेलिया के साथ। ठीक है ना, वनडे में उन्होंने डेब्यू किया था जिम्बाब्वे के साथ, और टेस्ट में उन्होंने डेब्यू किया था ऑस्ट्रेलिया के साथ, और वनडे में डेब्यू किया था उन्होंने जिम्बाब्वे के साथ, और वहीं T20 में उन्होंने जिम्बाब्वे के साथ ही अपना डेब्यू किया था 2016 में। ठीक है ना, टेस्ट में ही सिर्फ उन्होंने 2014 में डेब्यू किया था, बाकी 16 में वनडे और T20 में इन्होंने डेब्यू किया था। बाकी आईसीसी के जो अध्यक्ष हैं वो ग्रेग बाल्केल हैं, सीईओ आप देख सकते हो। और उस आईसी की जो मुख्यालय, याद रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, दुबई में उसका मुख्यालय स्थापना आपको नीचे दिख रहा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, हम देख सकते हैं। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, किस प्रोजेक्ट की 5वीं पनडुब्बी के लिए समुद्री प्रशिक्षण हाल ही में शुरू किया गया? फ्रेंड, इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो ये प्रोजेक्ट चल रहा है इसके तहत हम हमारे देश में अब जो हमारी नौसेना होगी उनके लिए हम काफ़ी ज़्यादा पनडुब्बी तैयार करेंगे। तो उसी के तर्ज पे अब ये 5वीं पनडुब्बी का प्रशिक्षण चल रहा है। तो आपको बताना है वो कौन से प्रोजेक्ट के तहत ये काम हो रहा है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रोजेक्ट 75। ठीक है ना, प्रोजेक्ट 75 के तहत हमारे देश में 75 पनडुब्बी को बनाने का लक्ष्य रखा है, जो समय समय पर नौसेना को दी जाएंगी। तो जिसमें से 5वीं पनडुब्बी अब जो है प्रशिक्षण पे जा चुकी है। ठीक है ना, इस पनडुब्बी का आपको नाम याद रखना है। ठीक है ना, नाम है INS वगीर। ठीक है ना, INS वगीर नाम रखा गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट, ये नाम याद रखना, ये नाम रहेगा।
बाकी इसी वर्ष नौसेना के हवाले ये होने की संभावना कह रहा है कि ये इसी वर्ष पूरी तैयार होकर नौसेना को ये 5वीं पनडुब्बी भी मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे सब चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं, देख सकते हो। ये प्रोजेक्ट 75 के तहत बनने वाली कलवरी क्लास की 6 पनडुब्बियों में से चौथी थी। परियोजना के तहत निर्मित और पहले से ही कमीशन की गई अन्य पनडुब्बियाँ आईएनएस कलवरी, आईएनएस खंडेरी, आईएनएस करंज, ये इन अन्य पनडुब्बियाँ हैं जो पहले से ही कार्य कर रही हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखना 75 प्रोजेक्ट के तहत ये पनडुब्बियाँ बनाई जा रही हैं। फ्रेंड, कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है प्रोजेक्ट 75 के बारे में बताया गया है। ठीक है ना, इसके अंदर जो कंपनियों को पार्टिसिपेट करने के लिए बोला गया है उसमें मंजूरी कर ली है। 5 कंपनियाँ चुनी गई हैं। कोई जैसे कि ये दिख रहा होगा यहाँ पे रशिया की भी एक कंपनी है। ठीक है, 5 जो विदेशी कंपनियाँ की गई हैं, रशिया से है, फ्रांस से है, जर्मनी से है, ठीक है ना, और साउथ कोरिया से है। तो इन ये कंपनियाँ बोली लगाएंगी इस प्रोजेक्ट के तहत, और जो भी अच्छी बोली लगाएगी उसको ये प्रोजेक्ट दिया भी जाएगा। ठीक है, क्यों खास है फ्रेंड, आपको पता होगा। ठीक है ना, बेसिकली इस डील को मदर ऑफ ऑल अंडर वाटर कॉम्बैक्ट डील कहा जा रहा है। ठीक है ना, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, हमारा इंडियन ओशन आपको पता है कितना बड़ा है, तो उन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए हमें पनडुब्बी की बहुत ज़रूरत है ही। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम इन प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, ताकि आने वाले समय पे किसी भी तरफ से हमारे ऊपर कोई भी खतरा हो तो हम खुद से इतने सक्षम हो उनको झेल सके, और खुद ही से उनको हम डिफेंस भी कर सकें। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ये काम किया जाता है। और अगर मैं बताऊं, एक नई परियोजना इसके साथ में काम कर रही है जो हैगी, वो है 6 न्यूक्लियर पावर अटैक वाली सबमरीन भी बनाना है साथ में इसके। ठीक है, ये भी बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। अगर हमने 6 न्यू पावर अटैक सबमरीन बना ली तो हमारा देश, हमारे वर्ल्ड के अंदर एक नया स्थान हो जाएगा। ठीक है, अभी हम ज़्यादातर बेस्ड रहते हैं रशिया के ऊपर, तो वहीं पे हम खुद की न्यूक्लियर पावर बेस्ड सबमरीन यूज़ कर पाएंगे आने वाले समय में। ठीक है ना, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। इसका वजन मतलब बताता है, अगर ये बनेगी, ऐसी 3 सबमरीन बनना शुरू होंगी तो इनके वजन 6000 टन रहेंगे। 15,000 करोड़ की लागत से कह रहे हैं बनाए जाएंगे। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये डिफेंस सेक्टर से रहने वाली हैं ये सारे प्रोजेक्ट। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं ये हमारे देश के लिए, डिफेंस से रिलेटेड। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 4, 2 फरवरी 1914 को चार्ली चैपल की कौन सी पहली फिल्म रिलीज़ हुई थी? ठीक है, आप जानते हो कि चार्ली चैपल काफ़ी फेमस एक्टर थे ये। ठीक है, तो इनकी जो पहली फिल्म जो लॉन्च हुई थी वो थी, फ्रेंड राइट आंसर होगा ए, किंग ऑफ लिविंग। ठीक है, किंग ऑफ लिविंग के नाम से इनकी ये फिल्म रिलीज हुई थी। बेसिकली ये रहने वाले कहाँ के हैं, लंदन के रहने वाले थे, और इनकी 2 फरवरी 2014 को इनकी पहली फिल्म 15 मिनट की ये रिलीज हुई थी। इसमें इन्होंने एक ठग का किरदार भूमिका अदा की थी। बहुत ही फेमस ये हस्ती थे। ठीक है फ्रेंड, मेकिंग अ लिविंग। ठीक है, अब मेकिंग अ लिविंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखना फ्रेंड। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 5, केंद्रीय शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभिन्न परियोजनाओं को पूरा करने के लिए कितने करोड़ रुपए से अधिक की राशि प्रदान की गई है? तो फ्रेंड राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अभी तक 30,000 करोड़ रुपए हमने जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेशों में खर्च किए हैं। ठीक है, इससे पहले जो पैसा खर्च होता था वो सिर्फ कुछ ही लोगों के ही पास जाता था, पर अब जो पैसा खर्च हो रहा है वो एक्चुअल में परियोजनाओं पे ही खर्च हो रहा है। ऐसा ऐसा राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री, गृह मंत्री ने ये बताया है। ठीक है, तो 30,000 करोड़ रुपए की राशि इस साल जम्मू कश्मीर और लद्दाख के ऊपर ये खर्च की गई है। ठीक है फ्रेंड इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखना, ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं, डे के ऊपर बेस्ड है ये। किस विश्व कैंसर दिवस किस दिन मनाया जाता है? ठीक है, आपको बताना है विश्व कैंसर दिवस दिन किस दिन मनाया जाता है। तो राइट आंसर होगा 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि ये एक ऐसी भयावह बीमारी है जी कि इसका किसी के मतलब समझ लो किसी को पता चला कि ये बीमारी होगी तो समझ लो आधी तो जान वहीं निकल जाती है। तो ये बहुत ही एक भयावह बीमारी बोल सकते हैं इसको। कैंसर जैसे कि जानलेवा बीमारी के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए 4 फरवरी को हम विश्व कैंसर दिवस मनाते हैं। और इसमें आपका इंपॉर्टेंट रहेगा थीम कि क्लोजिंग द केयर गैप। ठीक है ना, किस तरीके से हम उस क्लोज करें उस जो गैप है उसको, कैसे गैप को कम करें। वो बस ये कहने के लिए अच्छा लगता है, बाकी तो कोई गैप कम नहीं करता है, सब अपना पैसा बनाते हैं इसमें।
पर सीरियसली कैंसर बहुत ही खतरनाक बीमारी है अभी तो भारत के अंदर खासकर, क्योंकि इसमें इतना पैसा लोग खर्च कर देते हैं उसके बाद भी वो ठीक नहीं होते हैं। तो बेसिकली 4 फरवरी को हम विश्व कैंसर दिवस मनाते हैं। पर इसका सही मानने में तब बनना होगा जब हर किसी को जेन्युइन इलाज मिल सके कैंसर का, ठीक है फ्रेंड, तभी इसका सक्सेसफुल होगा। अदरवाइज़ ये बस दिवस बनाने के लिए ही है, अदर और उनका कोई महत्व नहीं है। बाकी विश्व कैंसर दिवस सबसे पहले 1993 में स्विट्ज़रलैंड में UICC के द्वारा बनाया गया था, ठीक है, याद रखना 1993 में। ये यहाँ पे कुछ हिस्ट्री लिखी गई है, बता रहा हूँ, ठीक है, बनाया गया था। बाकी 12.7 मिलियन लोग कैंसर की बीमारी से जूझ रहे हैं। सोच सकते हो कितना लोग इस बीमारी से जूझ रहे हैं, ठीक है ना, जिसमें हर साल 7 मिलियन लोग अपनी जान गंवा, 7 मिलियन, सोचो आधे से ज़्यादा लोग अपनी जान गंवा देते हैं। मैं कह रहा हूँ भारत के अंदर तो समझ लो हर कोई अपनी जान गंवा देता होगा अगर किसी को कैंसर हो जा रहा है तो बहुत ही जानलेवा खतरनाक बीमारी है। और गरीब लोगों के लिए समझ लो ये तो अभिशाप ही है एक तरीके से, क्योंकि उनको प्रॉपर इलाज तो मिल नहीं सकता है और जब तक उन्हें पता चलता है तब तक ये बीमारी अपना भयावह रूप ले लेती है। तो इसके लिए जागरूक जरूरी होना बहुत ज़रूरी। समय से इलाज अगर मिल जाए तो आपके कुछ परसेंट चांस होते हैं कि बच सकें, अदरवाइज़ तो बहुत ही रेयर है, ठीक है ना। तो 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है, ठीक है फ्रेंड, याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 7, इससे रिलेटेड आपको कुछ इन्फॉर्मेशन बताऊंगा, वो इंपॉर्टेंट रहेगी, ठीक है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 4 फरवरी को प्रदेश के किस व्यक्ति को कला क्षेत्र में पद्मश्री सम्मानित करेंगे। बेसिकली पद्मश्री इनको मिल चुका है, अब ये इनको सम्मानित करेंगे ऐसा मुख्यमंत्री के रूप में, ठीक है। तो वो कौन है, राइट आंसर को बताना है। तो फ्रेंड राइट आंसर होगा दुर्गाबाई व्याम, ठीक है। इन्होंने एक गौड़ जनजाति, मैं बताऊंगा गौड़, आपने पता होगा पढ़ा भी होगा, सही ना, गौड़ जो जनजाति है उनके लिए इन्होंने कुछ कार्य किए, उनके जब बोल सकते हैं कि शैली के लिए, उनके आदिवासियों के लिए कुछ उनके उत्कृष्ट कार्य करे, तो उनके लिए उसके लिए इनको ये पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो बेसिकली ये जान लो कि गौड़ जो जनजाति है मध्य प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण जनजाति है, याद रखना कभी भी क्वेश्चन आएगा तो गौड़ जनजाति मध्य प्रदेश के अंदर 60% पाई जाती है, ठीक है। जो प्राचीन काल के गौड़ राजाओं को अपना वंशज मानती थी उस टाइम का, ठीक है। यह एक स्वतंत्र जनजाति थी जिसका अपना राज्य और जिसके 52 गढ़ थे। मध्य भारत में 14वीं से 18वीं शताब्दी तक इनका राज्य था, पर मुगलों ने और मराठाओं ने इन पर आक्रमण कर करके इनको मजबूरन जंगलों और पहाड़ों पे जाने पे मजबूर कर दिया। तो इम्पोर्टेंट ना, गौड़ जनजाति मध्य प्रदेश में 60% पाई जाती है। फिर इनका थोड़ा पार्ट आपको आंध्र प्रदेश या उड़ीसा या छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में भी मिल जाएगा, पर इसका मुख्य स्थान कौन सा है, छत्तीसगढ़, जो 60% मध्य प्रदेश में 60% हैगा, ठीक है। उनके लिए इनको उनके लिए मतलब जो ये महिलाएं हैं दुर्गाबाई व्याम, इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। उन्होंने उनके लिए उत्कृष्ट कार्य करा है उन जनजातियों के लिए, ठीक है। तो याद रखना गौड़ जनजाति मध्य प्रदेश में पाई जाती है 60% सबसे ज़्यादा, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा ये। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 8 ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है ना। एक फेमस हस्ती है इस बारे में, ये याद रखना आपको, हाल ही में किस दिग्गज अभिनेता का 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। तो फ्रेंड आप अगर इनका आपको नाम पता होगा तो आप बता सकते हैं। तो राइट आंसर होगा फ्रेंड रमेश देव, ठीक है। रमेश देव का हाल ही में 93 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। ये एक अभिनेता थे, ठीक है, और फिल्मों से रिलेटेड थे। तो बेसिकली अभिनेता रमेश देव ने मराठी फिल्मों से लेकर बॉलीवुड फिल्मों में अभिनय किया था। उन्होंने बॉलीवुड में कई शानदार फिल्में दी और फिल्म उद्योग में अपने अभिनय से नाम कमाया, ठीक है। उन्होंने राजश्री प्रोजेक्शन की फिल्म आरती हिंदी सिनेमा से अपना डेब्यू किया था फिल्म के अंदर, ठीक है, याद रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा। महाराष्ट्र से आते थे, 1929 में इनका जन्म हुआ था और 1955 में उन्होंने अपना करियर चालू किया था फ्रेंड। तकरीबन 450 से ज़्यादा फिल्में और 250 से ज़्यादा इन्होंने एडवर्टीजमेंट की थी। तो याद रखना 93 वर्ष की उम्र में रमेश देव का निधन हुआ है। ये रमेश देव हैं, ठीक है, देख सकते हो आप, दोनों पिक्चरें लगी हुई हैं, ये इनकी जवानी की, इनकी बुढ़ापे की पिक्चर है। तो दोनों के दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पिक्चर हैं। और याद रखना रमेश देव जो एक दिग्गज नेता थे, ठीक है, अभिनेता थे जो फिल्म इंडस्ट्री से आते थे, ठीक है, ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय, थैंक यू फ्रेंड्स।